जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आई होप माई साउंड इज ऑडिबल। सर आप आवाज़ आ रही है जी? ये सर। अच्छा। देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि अब हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिफरेंट देन द रेगुलर लिटरेचर रिव्यू विच वी फाइंड विद इन रेगुलर रिसर्च पेपर, या विद इन योर थीसिस डॉक्यूमेंट, yeah, within your research proposal document. Research proposal, further thesis, and then the research papers. They have a section which is called literature review, related work. और मैंने थोड़ी देर पहले बताया पिछले लेक्चर स्लॉट के अंदर कि वो उसका मकसद होता है कि आपके एग्जिस्टिंग वर्क को आपने लिंक करना होता है कि जी मैं अपना काम जो करने जा रहा हूँ इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं और उनके अंदर कुछ गैप्स थे, मैं उनको हैंडल करना चाह रहा हूँ अपने मसले के हल के साथ। तो उनका एम ये होता है। ऑन दी कंट्रेरी, जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू होता है इसका मकसद ये नहीं होता कि आप कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन पे बात करने जा रहे हैं, बल्कि आप एक डिफरेंट पैराए में डिफरेंट पहलू से कुछ रिसर्च करते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल दी कि जब आपने एक टेलीविजन शो करना है, अगर आपने से अभी सिर्फ आपने डिसाइड करना है और आपका कोई अभी इस वक्त कोई रुझान किसी तरफ नहीं है कि मैंने क्या करना है, तो आप एक कुछ पढ़ेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ इंटरव्यूज करेंगे और कुछ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जिस्टिंग टेलीविजन शोज इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लाइक यहाँ पे कुछ मैंने लिखी हुई हैं कि जी कहीं पे ऑडियंस है, कहीं पे ऑडियंस नहीं है, कहीं पे टाइम बार है, कहीं पे टाइम बार नहीं है, कहीं पे पेड ऑडियंस है, कहीं पे फ्री ऑडियंस है, कहीं पे कंटेंट बेस्ड शो है, कहीं पे जनरलाइज शो है, कहीं पे लाइव है, कहीं पे रिकॉर्डेड है, कहीं पे फीडबैक ली जाती है, कहीं पे नहीं ली जाती है, कहीं पे एक सीरियल टाइप ऑडियंस होती है कि 10 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 महीने, 20 महीने वो शो चलता रहता है। कहीं पे ऐसा नहीं होता, कहीं पे वो स्पेस की कंस्ट्रक्शन होती है कि जी ये सिर्फ ऑनलाइन शो है, इसमें कोई लोग नहीं आ सकते। किसी जगह पे स्क्रिप्टेड शोज होते हैं, किसी जगह पे इंटरेक्टिव होते हैं, कहीं पे लैंग्वेज बेस्ड भी क्लासिफिकेशन होती है कि सिर्फ उर्दू उर्दू बेस्ड होंगे या इंग्लिश बेस्ड होंगे या नेशनल रीजनल लैंग्वेजेस होंगी, और कहीं पे ड्रेस कोड होगा, कहीं पे नहीं होगा। सो आई मीन टू से कि देयर कुड बी वेरियस थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ टेलीविजन शो इज कंडक्टेड। सो अगर ये बैकग्राउंड जहन में हो तो एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं जिसमें जो आपका तना है या जो लाइन ऑफ ग्रेविटी या कहने के फोकस एरिया, वो जो रूट प्रॉब्लम है वो टेलीविजन शो है। बट देर आर मैनी ब्रांचेस, लीव्स विच यू कैन फाइंड आउट एंड फिल कि एक टेलीविजन शो करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अगेन रिपीट, जहन में रखिए कि एक ट्री स्ट्रक्चर आपके पास आ सकता है फॉर एनीथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन, बट डजेंट मीन कि आपने वो काम करना भी है। आप सिर्फ एक इंटरेस्ट डोमेन में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आप करेंगे उस वक्त जब आप एक्सपर्ट होंगे। डेफिनेटली अगर आपका अपना 15, 20, 40 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फिर उसके बाद इस तरह का कोई काम सोचेंगे या पढ़ेंगे। इस बैकग्राउंड से अगर हम आगे आए थोड़ा सा, सो जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में, जिसको हम नाम देंगे एसएलआर का, मैं बार बार नाम ये यूज करूंगा, एसएलआर आपको क्लियर होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर फर्क होता है। स्ट्रक्चर इस तरह से फर्क होता है कि जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो एसएलआर है, अगेन इसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, आप एक इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हैं, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। फिर आपका एक मेथड होता है जो कि एसएलआर का मेथड होता है, ना कि आपके किसी सोल्यूशन का मेथड होता है। देन यू हैव द डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स, अल्टीमेटली यू कंक्लूड एट द एंड। सो जो सिस्टमेटिक रिव्यू मेथोडोलॉजी है, ये एसएलआर का तरीका है, ये इंस्पायर्ड है दो डिफरेंट अप्रोचेस से। एक का नाम है प्रिज्मा 2020 मॉडल और एक है बारबरा किचनहम मॉडल। जो बारबरा किचनहम मॉडल है ये प्रिज्मा से इंस्पिरेशन लेता है, लेकिन ये स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस डोमेन के साथ लिंक्ड अप है। प्रिज्मा इज अ जनरल मॉडल विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द डोमेन्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगेन इट्स फोकस इज ऑन टू द बायोमेडिकल डोमेन, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे मैंने कहा कि बार बार क्वेश्चन है, मॉडल जो है ये
SLR का वो अप्रोच है जिसमें आप फोकस रखते हैं ऐसे रिव्यूज के ऊपर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के डोमेन में लिखे जाए। तो अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इसके अंदर कवर हो जाती है, देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब डोमेन्स हैं, तो वन कैन ऑलवेज इंक्लूड इट लाइक दैट। फोकस एरियाज कुछ मेंशन्ड है यहाँ पे। सो देर इज अ पैटर्न प्रोसेस जो यहाँ मेंशन्ड है, हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से SLR लिखा जाएगा। और इनफैक्ट ये जो तरीकाकार है ये आपको बताता है कि किस तरीके से आपने इस SLR को प्लान करना है, फिर कंडक्ट करना है और उसको रिपोर्ट करना है। सो it's a sort of three-tier approach. You plan, then you conduct, and then you report. And this whole thing is called SLR. On the contrary, on the in parallel, जो Prisma model है, it is the abbreviation for preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. और प्रिज्मा स्टैंड्स फॉर दीज वर्ड्स, और ये वर्ड्स अगर आप देखो तो इनसे जो समझ आ रही है आपको कि आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको सेलेक्ट करने के बाद उन पे अपनी एनालिसिस दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह का फोकस वर्ड्स नजर आ रहे हैं। सो अगेन नीचे लाइन लिखी हुई वो बता रही है कि इट शोज हाउ स्टडीज आर आइडेंटिफाइड, इट मीन्स यू सेलेक्ट देम। देन हाउ यू स्क्रीन दैम मीन्स उनको आप रिजेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया आपने, फिर स्क्रीनिंग करनी होती है कि यार कुछ को रखना है कुछ को नहीं रखना, तो स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस। एंड देन सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन, इट मीन्स नाउ यू आर ओके कि इनको पढ़ा जाए और इनके ऊपर कोई एनालिसिस दी जाए। So this is a general reporting guideline which is applicable to systematic reviews and meta-analysis, और ये different domains के अंदर apply हो सकता है, मेडिसिन में, सोशल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में। जो कॉमन मेथड है वो प्रिज्मा है, स्पेसिफिक मेथड जो है वो आपका बारबरा किशनर मॉडल है। सो सेलिएंट्स अगर देखे जाएं तो अगेन मैं यहाँ पे इनको एक डायग्राम की फॉर्म में या इन्फोग्राफिक फॉर्म में अगर शो करूँ, SLR के अंदर जो चार मेजर चीज़ें हैं कि फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, कि आप ठीक जगह पहुंच जाओ कि यार ये चीज़ तो मैं पहले पहुंचूं तो सही ना, कि यार इस एरिया में मैंने जाना है। अ, मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल राजा बाजार पहुंचना है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गई पहले कि जी ये एरिया यहाँ मैंने पहुंचना है। अब उसके बाद आपने वहाँ पे किस चीज़ पे जाना है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग। क्या आपने से वहाँ पे टॉयज की शॉप पे जाना है, या आपने वहाँ पे कपड़ों की दुकानों पे जाना है, या आपने वहाँ पे कोई मेडिकल की दुकानों पे जाना है, तो वो स्क्रीनिंग इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब आप उसमें कुछ सेलेक्ट करेंगे कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो सब फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सोर्सेज एंड देन filter out certain things based on screening, and once the screening is there which is based on some eligibility कि जिसकी बेस पे आपने वो क्राइटेरिया डिफाइन किया है, तो वो स्क्रीनिंग हो गई। देन यू फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड विद द मेटा एनालिसिस पार्ट विच इज इन फैक्ट द डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दोज थिंग्स विच यू हैव सीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये फर्दर क्लियर होती है। तो सबसे पहली चीज आ गई जी कि सेलिएंट अप्रोच में कि आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। सो आइडेंटिफिकेशन मीन्स के यू नीड टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड्स available in the databases like PubMed में, Scopus में, Web of Science में, Science Direct में, IEEE Explorer में, ACM डिजिटल लाइब्रेरी में। सो जितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इन इन जगहों पे हो सकते हैं। मेरा काम जो मैं फिगर आउट कर जिसका मैं लिटरेचर SLR लिखना चाह रहा हूँ, क्या वो मुझे PubMed में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या स्कोपस में मिलेगा नहीं मिलेगा। एनी एडिशनल रिकॉर्ड्स विच इज कॉल्ड ग्रे लिटरेचर। ग्रे लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जो कि रिकॉर्डेड नहीं होता। अगेन मैं यहाँ पे लिंक करूंगा कि ये क्यों SLR शुरू हुआ। SLR हुआ असल में शुरू बायोमेडिकल डोमेन के साथ या क्लिनिकल रिसर्च के परस्पेक्टिव से। होता ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या जो तबीब होते हैं वो बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो कि प्रैक्टिकली दे डू इट बट दे नेवर रिकॉर्ड इट। एक ऑपरेशन कर दिया, एक ऑपरेशन कर दिया, कोई सर्जिकल एक्टिविटी कंडक्ट हो गई, इमरजेंसी के रिक्वायरमेंट्स के तहत बहुत सारे काम कर दिए जाते हैं, बट वो एज सच लिटरेचर में अवेलेबल नहीं होते, उनका उस तरह का प्रोसेस अवेलेबल नहीं होता। बट वो किसी के अब हो सकता है वो उस डॉक्टर या उस सेट ऑफ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं पे किसी जगह पे डॉक्यूमेंट कर लें अपने पास, बट दे मे नॉट बी अ पब्लिश्ड स्टफ। सो ऐसी सारी चीज़ें जो कि पब्लिश नहीं होती, जिसकी हमने बात की है, जो कि सोर्सेज हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो गए, जर्नल्स हो गए, इनके अंदर तो एक रिव्यू प्रोसेस के बाद चीज़ें पब्लिश होती हैं। बट जो ग्रे लिटरेचर होता है ये इट्स ऑल दोज थिंग्स विच इज नॉट एज सच रिव्यूड बट इट्स इन फैक्ट वेरीफाइड बाय द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द सिचुएशन एंड पीपल डू रिकॉर्ड देम समवेयर इन देयर कॉपीज नोट्स।
सो अगर वो चीज़ भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लें तो इट वुड बी अ मोर बेनिफिशियल थिंग टू इंडिकेट और हाईलाइट टू दी पर्सन्स लेटर ऑन। सो अब देखें, क्लिनिकल चीज़ें हैं किसी डॉक्टर के पास, किसी हॉस्पिटल के पास रिकॉर्डेड हैं बट पब्लिश नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी फ्यूचरिस्टिक पर्सन कमिंग इन दैट एरिया। तो वो चाहेगा कि जी मुझे उन चीज़ों को भी आप हाईलाइट करें जो कि शायद मुझे पब्लिश स्टफ में ना मिले। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू फिगर आउट ऑल दोज थिंग्स। क्या ये मेरी बात समझ आई आप लोगों को जो ऑनलाइन है? आवाज़ जा रही है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? जी मरियम, आवाज़ आ रही है? आवाज आ सर रही है। आवाज मरियम, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है। और सबील को आवाज़ आ रही है जी? सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दी है और मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है एसएलआर को, ये कुछ समझ आई है आपको? इसमें समझ आई है जो आपने बताया है कि सबसे पेशन करनी है आपने कि पहले तो है आपको क्या। ये क्लैरिटी आई कि एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू और एसएलआर में फ़र्क क्या होता है, वो कुछ समझ आई इस चीज़ के बारे में? जी सर उसमें आपने वही बताया पहले कि रिव्यू है उसके अंदर तो हमने उसके देखना है कि उसके अंदर बेसिकली है क्या और उसकी जो मेन अंदर 4-5 चीजें होंगी उसके रिगार्डिंग हमने बातचीत करनी है। और इसमें जो है वो हमने बेसिकली अप्रोच डिफाइन करनी है सबसे पहले कि हमारी अप्रोच है क्या, किस तरफ जाना है हमने। अच्छा जी, चलें आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, फर्दर भी क्लैरिटी आएगी। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि एसएलआर के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने पहला स्टेप बताया कि एसएलआर लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आइडेंटिफाई की जाए चीज़ें जिनको आपने एनालाइज करना है। तो वो उसकी सोर्सेज मैंने आपसे कहा कि क्या हो सकती हैं। एक तो पब्लिश्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं और एक अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। और उसकी मैंने आपको इन्फेरेंस ये दी कि वो क्यों रखा गया। उसका जो जो रिक्वायरमेंट थी वो क्लिनिकल रिसर्च की बेस पे थी, इसलिए उससे इसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जुड़ते हैं, बट लेटर ऑन ये हर एक डोमेन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। सो यू नीड टू हैव दी verified databases as well as the gray literature, and then you screen कि ओके जी अब ये सारा स्टफ आ गया। अब इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट्स होंगी, हो सकता है कि क्लिनिकल रिकॉर्ड्स में भी हो और वाकई पब्लिश भी हो गया हो, तो उसको आपने डिलीट करना है। कहीं पे कोई और चीज़ इस तरह की अननेसेसरी हो सकती है जो कि शायद रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में ना आती हो, उनको भी आप निकालेंगे। कुछ चीज़ें अनरिलेटेड हो सकती हैं, टाइटल उस तरह का नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट उस तरह का नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप डिलीट करेंगे। So whatever whatever items you exclude, you give reasons for that. Okay, I have selected these, I have identified these, but now I'm into the screening process। और उसकी वजह ये है कि मैंने ये आउट ऑफ द 1000 आर्टिकल्स मैंने इसमें से 900 जो है वो स्क्रीन आउट कर दिए हैं, और उनकी वजूहात ये हैं। तो हर एक की वजह आप देते हैं। तो अगेन देखें, यू आर गेटिंग डिफरेंट देन अ रेगुलर लिटरेचर रिव्यू। रेगुलर लिटरेचर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आपने कोई इस तरह का काम करना हो जो ये पहले दो स्टेप्स के अंदर हुआ है। ऑल्दो आइडेंटिफाई आप करते हैं और किसी हद तक फिल्टर भी करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्ड काम नहीं कर रहे जिस तरह यहाँ पे है कि आपने एडिशनल टीचर ग्रे लिटरेचर को भी फिगर आउट करना है, और फिर उन सब के अंदर आपने हर एक की रीज़न भी देनी है कि मैं अब इसमें से किसी को डिलीट कर रहा हूँ तो उसकी वजह क्या है। तो दो प्रोसेस जब हो जाते हैं, इसके बाद यू मूव ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज़ द एलिजिबिलिटी। तो आप डिफाइन करते हैं कि जी अब मैंने जो अपनी स्टडीज एक्सक्लूड कर दी हैं उनकी रीजंस ये हैं, और जो एक्सेस करना चाह रहा हूँ वो इस वजह से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, वो इस तरह से एलिजिबल हैं कि वो इन इन कंडीशंस पे पूरे करते हैं। और अब वो जो आर्टिकल्स आपके पास आ गए हैं फाइनल उस डोमेन के, उस पूरे दरख्त के जिसको आपने शुरू किया था कि एक दरख्त था, उसकी शाखें और उसके जो है वो पत्ते थे, उनमें से आपने कुछ शाखों को, कुछ पत्तों को निकाल दिया, और अल्टीमेटली तने को सामने रखते हुए जो सिलेक्टेड शाख और पत्ते हैं उनकी आपने मेटा एनालिसिस करनी है, जिसकी आप अकॉर्डिंगली एक सिंथेसिस मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ होता है।
सो अगेन ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है एसएलआर की, जिसमें अगर आप शुरू से देखो, पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन का, कि आप अगर देखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा जी कि आपने डाटाबेसेस कितने फिगर आउट किए, कौन कौन से रजिस्टर्स देखे जो कि शायद डाटाबेसेस नहीं है बट कहीं रिकॉर्ड में रजिस्टर का वर्ड स्पेसिफिकली क्लिनिकल रिसर्च के हवाले से इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो उनके आप नंबर मेंशन करेंगे कि मैंने कौन कौन से रिकॉर्ड्स देखे हैं, और फिर आप कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं तो वो मेंशन कर देंगे, कोई ऑटोमेशन टूल से इस्तेमाल किए हैं उनका मेंशन करेंगे, और कोई रिकॉर्ड रिमूव किए हैं तो उनको आप मेंशन करेंगे। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे अपने फिल्टर यूज़ करते हुए आफ्टर आइडेंटिफिकेशन चीज़ों को कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, और अल्टीमेटली फिर स्क्रीनिंग फेज पे आ जाएंगे, जिसमें आप मेंशन करेंगे जी कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने अब स्क्रीन आउट कर दिए, एक्सक्लूड किए हैं तो उनकी वजूहात क्या हैं, रखे हैं तो उनकी वजूहात क्या हैं, यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। और उसके बाद आप आखिर में अल्टीमेटली मेंशन कर देंगे जी कि मैंने टोटल इतनी स्टडीज़ जो है वो इंक्लूड की हैं फॉर रिव्यू पर्पसेस, और उनकी डिटेल्स जो है वो कुछ ना कुछ आप मेंशन करेंगे। एंड देन यू गो ऑन टू द मेटा एनालिसिस पार्ट। मेटा एनालिसिस ये है कि यू गिव द कंबाइंड रिजल्ट्स ऑफ द research on those studies which you have shortlisted or finalized after all this. सो अगर इसको मैं ब्रॉडली इस पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूं तो ये इस तरह से है कि आपके सामने अब 25 आर्टिकल्स आ गए हैं और आप एरिया एक्सपर्ट हैं, और अब आप उन पे कमेंट कर सकते हैं 50 से। मैं इसकी और एग्जांपल सिंप्लीफाई करता हूँ कि जी एक क्लिनिकल ऑपरेशन है जो मुख्तलिफ लोगों ने कंडक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने किसी एक बॉयल को ऑपरेट किया है। एक बॉयल था और उसमें 50 लोगों ने उसको मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट किया, और आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और आप उन सबको देख के अब अपने कमेंट्स देंगे कि ये जो ऑपरेशन किया गया है, इस ऑपरेशन के ब्रॉडली स्पीकिंग, बीइंग द एरिया एक्सपर्ट, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन नंबर 10 था वो ज़्यादा बेहतर था बनस्बत बाकी किसी ऑपरेशन के, और उनमें किसके अंदर क्या मसले, क्या नेगेटिव्स हैं, वो सारे के सारे आप बताएंगे। और अकॉर्डिंगली इसको हम इसलिए कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, बिकॉज हर पेपर में या हर अप्रोच में अपनी अपनी एनालिसिस हुई होगी, उसने अपने फ़ायदे गिनवाए होंगे, बट अब जो बंदा उसको एनालाइज कर रहा है वो एरिया एक्सपर्ट है, वो उन सारे के सारे मेथड्स को देख के अपनी एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरीके से आप उस पर मेटा एनालिसिस करते हैं। ये तो सारी हो गई थियोरेटिकल बातें, मैं इसको भी एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा ये क्लियर हो जाएगा। बट आइडिया आई होप एक हो रहा होगा आपको कि दिस इज नॉट द रेगुलर लिटरेचर रिव्यू, इट इज एन इट इज अ टास्क विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड बिफोर दिस पार्ट, जहाँ पे हमने रेगुलर लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस किया था। ठीक है। सो मेटा एनालिसिस से मुराद क्या है कि आप अब देख रहे हैं कि जी जो मैं जितने पेपर्स हैं, जितनी स्टडीज मेरे सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उन्होंने कैसे काम किया, उनमें कुछ कॉमनैलिटीज थी, नहीं थी, फर्क थे, और अब आप उस पर अपने कमेंट एज अ एक्सपर्ट ऑफ द एक्सपर्ट दे रहे हैं। ऑल दोज रिसर्च पेपर्स वर रिटन बाय एक्सपर्ट्स, बट नाउ यू आर ओवर ओवर एंड अबव कमेंटिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि ये 10 लोग या 20 लोग जिन्होंने एक ही काम किया, इनमें से क्वालिटी वाइज या जो बेंचमार्क्स मैंने डिसाइड किए उनके लिहाज से कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी अच्छी नहीं है। सो अगेन कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एसएलआर, यू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट, यू राइट एन इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं विद द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो यहाँ हमने मेंशन किए, कि इसके अंदर आप ये अगेन एक एसएलआर है, एक रिसर्च पेपर है। एसएलआर इज अ रिसर्च पेपर which is written all together in a different tone with different set of information जो कि कवर करती है इन सारी चीज़ों को। और अब इसके हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके बात करते हैं कि जी इसके अंदर अब आप क्या चीज़ें किस तरीके से मेंशन करेंगे, तो मैं थोड़ा उन पे आ जाता हूँ। सो जब एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर ट्री को बता रहा होगा जी कि मैं इस ट्री के ऊपर अपनी बात करने जाऊंगा, वो ट्री कोई एक प्रॉब्लम होगी और उसके लिए अब आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को लिखना है। बट एब्स्ट्रैक्ट को फिलहाल छोड़ते हैं, इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि जी हम अब आ जाते हैं कि जी रेशनैल देंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम पंच लाइन्स में रेशनैल ही होगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें क्या चीज़ ऑलरेडी लोगों ने की हुई है, व्हाट इज ऑलरेडी नोन, और फिर आप अपने अपने इस पर्टिकुलर एसएलआर के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करेंगे कि मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ।
along with the research questions कि मेरा जो SLR है वो किन किन research questions को handle करेगा. We'll see a specific example as well, but this is how the introduction part is written. You give the rationale. By rationale means what is already known in that area. And once all what is known, you can write down the objectives of this SLR कि मैं इसमें क्या चीज़ ऐड या डिलीट करने जा रहा हूँ along with the research questions which you propose. ओके सो ये जो आपके पास इसके अंदर जब ये काम आप बता देते हैं इंट्रोडक्शन में, देन यू मूव ऑन टू द कैटेगरीज, सब कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम डोमेन. दिस इज द ट्री डायग्राम कि अब आप बताएंगे कि यार ये इसमें मेन मसला तो था. फॉर एग्जांपल एक मेडिकल डोमेन के अंदर आपने एक एक कोई एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई एक प्रॉब्लम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं. इसे हम एड्रेस कर रहे हैं आजकल जो आपका एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप डिजिटल करेंसी को देख रहे हैं. तो डिजिटल करेंसी इज माय से फोकस एरिया जिसके ऊपर मैं SLR लिख रहा हूँ कि डिजिटल करेंसी जो है वो किस तरह से दुनिया में चल रही है. तो मेरी ट्री का जो तना है वो डिजिटल करेंसी है. अब उसके तहत उसकी शाखें पत्ते हम बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं. डिजिटल करेंसी की मेकिंग, उसकी स्टॉक पाइलिंग, उसकी जो स्टोरेज है, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है, उसकी जो साइबर सिक्योरिटी है, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसकी जो सप्लाई चेन है, ये बहुत सारे शाखें हैं और पत्ते हैं जिनके अंदर लोगों ने काम किया हुआ है. तो टी डायग्राम जो है वो इस तरीके से कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिफाइन की जा सकती है. सो बीइंग बीइंग अ रिसर्चर इन योर ओन डोमेन्स, एवरीबडी कैन थिंक ऑफ कि जी मेरा जो ट्री का तना बनता है वो क्या बनता है और उसकी शाखें और पत्ते क्या बन सकते हैं. इट कुड बी वेरी लार्ज ट्री, इट कुड बी अ थिन ट्री. जितना बंदा एक्सपर्ट होगा वो उतना बड़े थिक ट्री के ऊपर काम करेगा. जितना बंदा जो है वो लीस्ट एक्सपीरियंस होगा उसका ट्री उतना ही कमजोर होगा. बट प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि जी प्रोसेस क्या है. एक ट्री डायग्राम बनेगी जिसके अंदर आप सारे जो आपके रिलेटेड डोमेन्स हैं वो आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, कंपाइल करेंगे और फिर अब अल्टीमेटली अब आ जाएंगे आप मेथड के ऊपर. मेथड के अंदर वंस यू हैव डिफाइंड ऑल द कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, नाउ यू विल ब्रिंग इन दी प्रिज्मा ऑब्लिक किचनम मॉडल जिसमें आप कहेंगे हाँ जी अब मैंने जो जितने भी अपना ट्री बनाया ना उसमें मेरा आइडेंटिफिकेशन मैंने इस तरह से की है. प्रिज्मा क्या बता रहा है? प्रिज्मा में अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था कि प्रिज्मा ये किचनम बताता है आपको कि जो भी आपकी स्टडीज हैं उनके अंदर आपने आइडेंटिफिकेशन कैसे की, उसमें आपने एक्सक्लूजन कैसे की, उसमें आपने इंक्लूजन कैसे की, और अल्टीमेटली फिर मेटा एनालिसिस पार्ट जो है वो उसके बाद आएगा कि जी ओके अब मैं इसका एक क्वालिटी मैट्रिक्स बनाता हूँ. तो ये मेथड इनफैक्ट यहाँ पे इस SLR का जो मेथड सेक्शन होता है उसमें आप आइदर प्रिज्मा और किचनम को इस्तेमाल करते हुए डिटेल बताते हैं और ये जो हमने यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई थी ये एक्सप्लेन करते हैं. तो SLR लिखने के लिए ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप नाम देते हैं किचनम मॉडल या प्रिज्मा मॉडल डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज को फोकस कर रहे हैं. सो यहाँ मेथड जो है वो सोल्यूशन नहीं है. रिमेंबर जो हमारा रेगुलर रिसर्च पेपर या रेगुलर थीसिस होता है या जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें यहाँ पे मेथडोलॉजी हमारे मेथड की होती है, लेकिन इधर जो मेथडोलॉजी है वो पेपर्स की सिलेक्शन, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन के ऊपर है कि जो आप जिन पे बात करना चाह रहे हैं उनका क्या प्रोसेस होगा. और फिर एक अप्रोच लोग यूज करते हैं जिसको हम टॉल गेट कहते हैं जिसमें आप जो पेपर आपने प्रिज्मा और किचनम के बाद फाइनलाइज किए उनकी भी क्वालिटी एस्पेक्ट्स को आप बेंचमार्क करते हैं कि इसके अंदर क्वार्टाइल 1 के ये जर्नल पेपर्स हैं, क्वार्टाइल 2 के ये जर्नल पेपर्स हैं, मे बी जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो वेब ऑफ साइंस की और स्कोपस की रजिस्टर्ड कॉन्फ्रेंसेज ये हैं, और कुछ जो है वो बैनर के नीचे हो रही हैं वो इस तरीके से हो रही हैं, IEEE की हैं, कुछ एल्सवेयर की हैं, कुछ अच्छी हैं लेकिन स्टिल किसी एल्सवेयर या IEEE के फोरम के नीचे नहीं हो रही. तो ये टॉल गेट अप्रोच इज दी क्वालिटी बेंचमार्किंग कि आपने पेपर शॉर्टलिस्ट भी कर लिए फिर उनको क्वालिटी वाइज भी आपने क्लासिफाई कर दिया. एंड देन यू गो ऑन टू दी राइट डाउन द नेक्स्ट सेक्शन जिसमें आप उन रिसर्च पेपर्स को जो इधर फाइनलाइज करके आए हैं उनके बारे में आप बात करते हैं कि ये पेपर्स किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, इनमें गैप्स क्या हैं, इनमें परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग कैसे हुई हुई है, और यू कैरी आउट योर personal comparison along with the challenges of all these papers which you shortlisted from here. और अल्टीमेटली देन यू कंक्लूड कि जी ओके अब मैंने जो ओवरऑल SRR लिखा है उसमें ये मेरे कंक्लूजन्स हैं. तो कंक्लूजन में आप जनरली बताते हैं कि जी मैं जो करके आया हूँ उसमें कुछ फर्दर भी काम हो सकता है और फ्यूचर डायरेक्शंस कुछ हैं जो कि आप
इस तरीके से हैं. So overall, this is how you write down the SLR. Purpose of mentioning this was it might be over your head at the moment because this is for the experts. This is written by um, senior professors, probably I would say, not even regular assistant professors, क्योंकि ये एक्सपर्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स होता है जो कि काम करता है. बट ये कि यस, आजकल चीज़ें बहुत सारी फास्ट पेस पे भी हो गई हैं, तो प्रोबेबली यस, पीपल मे अटेम्प्ट इट एंड कैन राइट समथिंग ऑन दिस. बट आइडिया होना चाहिए कि एसएलआर लिखा कैसे जाता है, और उसमें जब आप कोई रिटन पेपर्स पढ़ेंगे आप एसएलआर के, तो आप इस नॉलेज को वहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन दी है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, और फिर अपनी ट्री डायग्राम बनाई है, मैथडोलॉजी डिस्क्राइब की हैं, और फिर अल्टीमेटली उन पे डिस्कशंस और कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं. यहाँ पे आपको कोई एक सिंगल मेथड ऑफ अ सोल्यूशन नज़र नहीं आएगा, बल्कि कुछ और अप्रोच नज़र आ रही होगी. तो प्रोबेबली उस टाइम पे परेशान होने से बेहतर है कि हमें पता हो गया ये एसएलआर है, इट्स नॉट अ रेगुलर पेपर. सो अब बहुत सारी रिसर्च पेपर सबमिशन में जब आप सबमिट करते हैं जर्नल्स के अंदर, तो आपसे पूछते हैं कि ये एसएलआर है. उसको वो रिव्यू पेपर भी कहते हैं, एसएलआर भी कहते हैं, और या वो रेगुलर पेपर है, और उस लिहाज से उसकी एनालिसिस की जाती है या उसकी ग्रेडिंग की जाती है. सिंथेसिस मैट्रिक्स की मैंने बात की थी, तो सिंथेसिस मैट्रिक्स जो है वो अगेन वो जितने आपकी सोर्सेज हैं, जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, वो फॉल उन सब के अंदर करने चाहिए. जो मैंने बात की थी कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप रिसर्च क्वेश्चंस मेंशन करेंगे, तो रिसर्च क्वेश्चंस के हवाले से आपके पास 2 3 4 5 10 20 100 150 200 जितने पेपर्स हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स होंगी. तो वो इस तरह से एक आपको टेबल इसके अंदर नजर आएगा जिसमें लोगों ने बात की होगी कि जी मेरा पहला क्वेश्चन जो था उसके तहत जो पहला रिसर्च पेपर है वो कुछ ऐसी बात कर रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है, और अल्टीमेटली अगर 100 पेपर्स हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन 100 के 100 पेपर्स की फाइंडिंग्स आप डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू योर रिसर्च क्वेश्चंस विच कुड बी 2 3 4 5 एज पर द एक्सपर्ट जो बंदा उसमें काम कर रहा है. लाइक ये एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि एक ही टास्क है जिसके अंदर कोई एक आप समझें कि फाइनेंशियल मार्केट की एस्टिमेशन पे बात होनी है. ये थीम है, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल एस्टिमेशन, और उसमें ये 4 रिसर्च पेपर्स के डिटेल्स मेंशन्ड हैं कि पहला पेपर किस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मॉडल्स, डाटा सेट्स और इवैल्यूएशन मैट्रिसेस हैं, दूसरे पेपर की सिमिलर चीज़ें क्या क्या हैं, तीसरे की क्या क्या हैं, चौथे की क्या क्या हैं. तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड द सिंथेसिस मैट्रिक्स, जिसकी बुनियाद पे जो एसएलआर है वो फिर अल्टीमेटली अपने मेटा एनालिसिस कर रहा है कि मैं इसमें फॉर एग्जांपल कुड बी अ फाइंडिंग के जो मेथड नंबर 25 है या रिसर्च पेपर नंबर 25 है, इट आउट क्लासेस या परफॉर्म मच बेटर देन दी अदर मेथड जो कि यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं टू हैंडल दिस थीम विच इज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल एस्टिमेशन. कुछ समझ आई है मेरी बातें जी आप लोगों को? ऑनलाइन जो लोग हैं जी, आवाज आ रही है? जी। जी सर। कोई लिंक हुई है बात ये जो मैंने बताई आपको कि एसएलआर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, और बाकी जो एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू उसमें और इसमें क्या फर्क होता है? ये अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई, लेट मी ओपन अ एसएलआर नाउ. मैं एक एसएलआर खोल लेता हूँ, तो वहां से आपको फर्दर भी आइडिया हो जाएगा. ओके जी, अब ये एक एसएलआर IEEE के ऊपर मेंशन हुआ हुआ है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन करंट अप्रोचेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स के नाम से है. प्रोबेबली यानी जरूरी नहीं कि एसएलआर लिखा हुआ भी हो, टाइटल जो है वो वेरी कर सकते हैं, बट आई कैन जस्ट ओपन इट. अब आपने इसमें लिंक करना है. देखें कि मैंने आपसे कहा जी कि जो एसएलआर है उसमें लिखा जाता है, आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, बिल्कुल आप एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आप उसके बाद अपनी मेथडोलॉजी बताते हैं जो कि जनरली स्पीकिंग आपकी प्रिज्मा ऑब्लिक का HNM मॉडल के अंदर से होती है, और फिर अल्टीमेटली आप मेटा एनालिसिस करते हैं. तो वो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट, फिर स्क्रीनिंग वाला पार्ट, फिर एलिजिबिलिटी वाला पार्ट, फिर उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली मेटा एनालिसिस वाला पार्ट, ये 4 चीज़ें हैंडल करनी है आपने इस काम के अंदर, जिसके अंदर जो तना है आप समझें इस ट्री का, वो है एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और उसके बनाने की एफर्ट. इसके ऊपर अब हजारों नहीं तो
सैकड़ों अप्रोचेज होंगी जो कि इसके तने और शाखे बन जाएंगे, और उसके लिए फिर फर्दर जो है ना वो ये चीज़ें बताई गई हैं कि उनमें क्या किया जाए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में प्राइमरीली जो मैंने आपसे कहा था कि फोकस होता है कि आपके गैप्स क्या हैं जो कि एग्जिस्टिंग अप्रोचेज हैं, और आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं। तो अगर आप इसको इसको या किसी भी एसएलआर को पढ़ेंगे तो देखें यहाँ उसमें शुरू में आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा कि जो बात ऊपर हमने की है, हमने कहा था कि गैप्स निकालने हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात की कि द लैक हैज जनरेटेड अ रिक्वायरमेंट टू डू अ एसएलआर ऑफ द पब्लिश रिसर्च ऑन सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कोई ना कोई बात पहले की गई है जिसमें ड्रॉबैक्स या गैप्स बताए गए हैं, और फिर ये बात की गई है जिसकी बुनियाद पे अगेन यहाँ एग्जिस्टिंग मेथड्स के कोई प्रॉज एंड कॉन्स जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एसएलआर्स हैं उनके बारे में कुछ बात की गई है। और अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आप आगे आते हो तो आपको रिसर्च क्वेश्चंस नजर आएंगे कि जी रिसर्च क्वेश्चन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। सो जैसा मैंने कहा कि आपने गैप्स बताए, ये देखें गैप्स बताए हुए, और उन गैप्स की बुनियाद के ऊपर फिर कुछ रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन हुए हुए, और फिर उसके बाद अगेन उन मेथड्स के ऊपर जो हमने इसके अंदर पेपर्स डिस्कस किए उनके बारे में कुछ ब्रॉड आइडेंटिफिकेशन की हुई। इनफैक्ट ये जो मैंने कहा था कि कैटेगरीज ऑफ अप्रोचेस, जिसमें आपने कहा, मैंने अगर आपको याद हो डायग्राम मैंने बताया था कि अप्रोचेस यानी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, सब कैटेगरीज ये वो डिफाइन हुई हुई हैं या वो निकली हुई हैं कि जी इस पर्टिकुलर ट्री के लिए जिसमें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एफर्ट एस्टिमेशन निकलनी है, कुछ रिसर्च अप्रोचेज हैं एक्सपर्ट जजमेंट बेस्ड, कुछ हैं अल्गोरिथमिक बेस्ड, कुछ हैं कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस बेस्ड, और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताते हुए अगेन इसका आपको कंटेंट बता रहा होगा कि ये काफ़ी एक्सपर्ट बंदे ने लिखा होगा या इसमें एफर्ट लगी होगी। तो अल्टीमेटली वो सारे मेथड, सब मेथड्स यहाँ पे डिस्कस हुए, और फिर मेथडोलॉजी पे हम आ गए। और मेथडोलॉजी में अगर आपको नजर आए तो यहाँ पे बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है कि जी हमने फॉलो किया है किचन एम का मॉडल, जो कि फ्लो चार्ट फिगर 1 के अंदर मेंशन्ड है, और फिगर 1 जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये फिगर 1 है राइट साइड पे, दिस वन। सो फिगर 1 के अंदर आपके प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स, इट्स दी सिमिलर डायग्राम जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं स्टडीज को, फिर अपनी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, और फिर अपना रीजंस देते हैं कि मैं क्यों कोई चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, क्यों कोई चीज़ एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो फॉलोअप में आप देखें डाटाबेसेस मेंशन्ड है कि जी इन सारे डाटाबेसेस को देखा जाएगा, और अल्टीमेटली एक नंबर ऑफ स्टडीज जो हैं वो बेस्ड अपॉन सम क्वेश्चंस हमने क्राइटेरिया के बेस के ऊपर फाइनलाइज किए हैं। और फिर यहाँ पे आपको टॉल गेट अप्रोच का नाम लिखा नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर कुछ स्टडीज को फिर क्वालिफाई किया गया है कि कौन सा क्या किस तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाए तो उनकी क्वालिटी डिफाइन की जा सकती है। यहाँ पे आपको आर्टिकल शॉर्टलिस्टिंग नजर आ रही है, इंक्लूजन क्राइटेरिया नजर आ रहा है, एंड देन ये एक डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रही है कि कौन कौन से डाटाबेसेस में कितने कितने आर्टिकल्स थे, और फिर उनमें आपने इसी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट लिस्ट करते 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 आप अल्टीमेटली 52 आर्टिकल्स पे आ गए। सो इफ यू सी द टॉप नंबर, सो द नंबर इज इन इन मिलियंस आई थिंक, बट मिलियन को इस अप्रोच के तहत जिसको हमने नाम दिया था किचन एंड मॉडल, हमने इसमें से कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो फाइनली सेलेक्ट किए, और उनके बारे में फिर हमने अब फिर मेटा एनालिसिस किए, जो कि आगे आपको इसके अगले सेक्शंस में नजर आएगी। यहाँ पे क्वालिटी असेसमेंट हुई हुई है, उनकी कुछ डिटेल्स हैं, अगेन दे मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू यू बट जस्ट अ गुड आइडिया के क्वालिटी असेसमेंट की जाती है। और फिर आप जब रिजल्ट डिस्कशन में आते हैं तो आप उन पेपर्स के बारे में बात करते हैं जिन पेपर्स को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो देखिए उन पेपर्स के ऊपर फिर स्पेसिफिक बातें यहाँ पे की हुई हैं। वो जो 52 पेपर्स थे कि उनमें क्या चीज़ किस तरह से आपके रिसर्च क्वेश्चन को हैंडल कर रही है। तो रिसर्च क्वेश्चन वाइज पहले क्वेश्चन के तहत उनको हैंडल किया गया है, उनके आंसर्स दिए गए हैं, और फिर सेकंड रिसर्च क्वेश्चंस की बात हुई है, और अल्टीमेटली सारे रिसर्च क्वेश्चन 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस हुए। बट देखें कोई नया मेथड नहीं दिया गया, कोई नई अप्रोच नहीं बताई गई, कोई नया सोल्यूशन नहीं दिया गया, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के ऊपर ही डिटेल्ड बात हुई है, वेल गुड अमाउंट ऑफ डिटेल।
ठीक है, और अल्टीमेटली दिस होल थिंग कंक्लूड, जिसमें आप फिर अपनी चैलेंजेस भी डिस्कस किए हुए एंड डिफरेंट थिंग्स आर डिस्कस। और अगर आप इसका रेफरेंस सेक्शन देखेंगे तो दिस इज अ वेरी लार्ज रेफरेंस सेक्शन। तकरीबन 121 पेपर्स जो हैं यहाँ पे डिस्कस हुए। अच्छा जी, अब मैं असल में ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि आपको ये आइडिया हो, ये रिसर्च पेपर्स आपको नजर आएंगे, इनको रिव्यू पेपर्स कहा जाता है, इनको एसएलआर्स भी कहा जाता है, बट ये किसी के थीसिस से नहीं निकले होते, किसी के प्रोजेक्ट से नहीं निकले होते। ये एक्सपर्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स ये काम करते हैं और ये स्पेसिफिक टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। और इसको पढ़ के कोई एक नया एंट्रेंट, नया बंदा जो इस एरिया में आना चाह रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा है, ही कुड हैव अ गुड आइडिया कि उसने अब किस डायरेक्शन से अपने काम को स्टार्ट करना है, और क्या उसको इस तरफ अपनी एफर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह के फैसले वो इनको पढ़ के कर सकते हैं। अच्छा जी, आई होप मैंने इसको एक डिटेल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। और अभी जो लोग आप मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? आवाज़ आ रही सर है? नो क्वेश्चंस। नहीं नहीं सर, सर आवाज आ रही है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, चलें, गुड। इट मीन्स के हमने ये कंटेंट जो है वो डिटेल में कवर कर लिया है। ब्रेक, ये अभी ब्रेक तो हमने नहीं करनी, ये अभी सेशन दोबारा शुरू हो रहा है। काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। जो मैं कुछ और एक आध चीज़ कवर करना चाह रहा हूँ उसको मैं इस अगले सेशन में कवर करता हूँ। और जो लोग जिनकी प्रेजेंटेशंस हैं वो प्रेजेंटेशंस भी उसी सेशन में हम लेके क्लोज करते हैं टॉपिक सिलेक्शन, ताकि फाइनल हो जाए। हारिस मुझे नज़र आ रहे हैं, और दूसरा मुझे सबील नज़र आ रहे हैं, और तीसरी एक अस्मा है। इन तीनों का हमने टॉपिक डिफेंस लेना है। तो दैट लेट अस टेक दैट। और जो चीज़ हमने एक कवर करनी है उसको भी हम अगले सेशन में कवर करते हैं। काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिए।